ओके, परफेक्ट। हाँ बेटा, करें शुरू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने कवर लेटर पर, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो हम शुरू करें। सर प्लीज सेटल डाउन। ओके, अभी भी 1 मिनट चाहिए इनको। तो कल हम बात कर रहे थे कवर लेटर की, राइट? जिस कवर लेटर को आप क्या कहते हो बेटा? क्या कहते हो आप? सुनिए, हाँ भाई, हमने कुछ चीज़ों पे डिस्कस कर लिया था, सैल्यूटेशन तक कर लिया था ना। तो सैल्यूटेशन तक की पार्ट हम लिख लेते हैं इसमें, फिर उसके आगे की बात करते हैं, ठीक है? तो हमने सबसे पहले लिखा था किसका एड्रेस बेटा? सेंडर्स एड्रेस या राइटर्स एड्रेस? ये तो हो गया आपका किसका एड्रेस बेटा? सेंडर्स एड्रेस। बातें नहीं अब? ठीक है, इसके बाद क्या आएगी? डेट। क्या है? चलो आज की लिख लेते हैं। ठीक है, डेट लिख ली। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, रिसीवर एड्रेस के लिए आगे चलते हैं। ठीक है, रिसीवर एड्रेस हमने बात की थी कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर लिखने होते हैं, किसके लिए? जॉब एप्लीकेशन जैसे, और आपको ये अगर नहीं दिया हुआ हो कि किसको लिखना है, तो हम उस केसेस में एचआर मैनेजर को लिखते हैं। लेकिन कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें एचआर मैनेजर नहीं होता। जैसे मान लो स्कूल, तो स्कूल के हाईएस्ट अथॉरिटी कौन? प्रिंसिपल। तो उस केसेस में जॉब एप्लीकेशन लेटर स्कूल के प्रिंसिपल को लिखे जाएंगे, राइट? तो यहाँ तो दे दे, नहीं दे तो हम अपने हिसाब से दिमाग दौड़ाएंगे। अगर कोई लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो जाहिर सी बात है आपको अगर नहीं दिया हुआ हो तो वो जॉब एप्लीकेशन लेटर हम उस कंपनी के किसको लिखेंगे? एचआर मैनेजर को लिखेंगे, ठीक है? तो लिखें। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी आप सब्जेक्ट लिख रहे हो यहाँ तो कॉलन लगाओ या फिर हाइफन, ठीक है? ओके, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आया बेटा? सैल्यूटेशन। क्या आया? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं हम? डियर का डी कैपिटल, सर का एस कैपिटल। और जैसा कि हमने ब्लॉक लेटर फॉर्मेट के रूल पढ़े थे, सैल्यूटेशन के बाद और एड्रेस के बाद हम कॉमा नहीं लगाते हैं। समझ में आई बात? अब आई लेटर की मेन बॉडी। अब क्या है बेटा? लेटर की मेन बॉडी। यहाँ पे कुछ बातें समझने की है, वो समझ लेते हैं, ठीक है? पहले समझने वाली बातें, फिर हम मेन बॉडी तो लिखेंगे। तो जब भी किसी लेटर की मेन बॉडी की बात होती है, लिखना नहीं समझना है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि उस लेटर में कम से कम 3 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। अब चाहे वो आपकी एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपका लेटर हो, मिनिमम 3 पैराग्राफ्स तो होने ही चाहिए। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, सर मिनिमम 3 पैराग्राफ में ऐसी भी हम क्या बात कर लेंगे? मिनिमम 3 पैराग्राफ्स में हम ऐसी भी क्या बात कर लेंगे? तो देखो ध्यान से सुनो, आपका लेटर या आपका एप्लीकेशन जो है उसका पहला पैराग्राफ जनरली हम इसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हु या वाई या बोथ? यस और नो? अरे हाँ या ना? जनरली इसी की बात करते हो कि नहीं करते? यही करते हो, ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप जितने भी ये लिखते हो क्या लेटर एप्लीकेशन, उसमें हु या वाई की बात करते हो। दूसरी भाषा में बात करें तो आप कह सकते हो इंट्रो। क्या कह सकते हो? इंट्रो। याद दिला रहा हूं आपको एक एक एप्लीकेशन जो आपने आज तक लिखी। पहली एप्लीकेशन अर्जेंट वर्क लीव की। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल एंड आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम। वो भी बताया और वाई भी बताया। यस और नो? अरे हाँ या ना? दूसरा क्या है? दूसरा आपका है लेटर टू एडिटर। लिखा आपने, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I wish to draw your kind attention to the fact that I am the resident of Sodala, Jaipur. क्या बता दिया हूँ? And we are facing many problems. We are facing many problems due to wandering animals in our locality. Right? और हम आवारा पशुओं के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हमने हु भी बताया और वाई भी बताया। मैटर अगर ज़्यादा बड़ा हो तो एक पैराग्राफ हु का भी हो सकता है और एक वाई का भी हो सकता है। कई जगह हु बताना ही नहीं पड़ता क्योंकि आपका ऑलरेडी उनसे रिलेशन होता है। जैसे प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर, राइट? आप अगली पार्टी को जानते हो, अगली पार्टी भी आपको जानती है, तो आप हु की बात नहीं करते हो, आप सीधे वाई पे बात करते हो। डियर सर के बाद वी आर प्लीज्ड या वी आर ग्लैड टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। क्या हमें खुशी हो रही है कि हम ये फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ऑर्डर कर रहे हैं, राइट? तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट वाई बात करते हो। आप देखो आपका कंप्लेंट लेटर, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट आई परचेज एन एलईडी टीवी। इसका मतलब आप कौन? कस्टमर। हु बता दिया। ऑन दिस डेट फ्रॉम अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द बिल नंबर इज XYZ ABCD। आफ्टर 10 days of buying it, the LED TV stopped working. मैंने वाई पे बता। इसका मतलब लेटर कोई भी हो, एप्लीकेशन कोई भी हो, आप पहले पैराग्राफ में हु की बात करो और वाई की बात करो। मैटर ज़्यादा बड़ा है तो आप हु और वाई को दोनों को अलग अलग पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक पैराग्राफ, राइट? सेकेंड पैराग्राफ, जैसे मेरी लैंग्वेज में मैं कहता हूं मुद्दे की बात। तो मुद्दे की बात जब हम करते हैं तो मेन पार्ट कह दें या दूसरी भाषा में कहें डिटेलिंग कर दो। आप उसकी डिटेल बताओ, दिक्कत क्या है। आपने अर्जेंट वर्क की एप्लीकेशन लिखी, क्या लिखा? माई पेरेंट्स आर आउट ऑफ स्टेशन एंड देर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ माई एजेड ग्रैंड पेरेंट्स, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 5 days। कारण बताया, रीज़न बताया, डिटेलिंग की। आपका कौन सा लेटर टू एडिटर देखो। Due to these wandering animals, aged people and children do not feel safe to walk on these roads, right? They are causing n number of accidents in day-to-day life. People are very much scared. Yes or no? ऐसी बातें लिखोगे। तुम्हारा कंप्लेन लेटर देखो, हमने we have complained to the service center, we have complained to the authorized dealer, but they are unable to repair my TV or they are not replacing my TV। यही बातें करोगे। यस और नो? प्लेसिंग ऑर्डर की जब बात करोगे तो आप वो टेबल बना दोगे, क्या क्या ऑर्डर चाहिए आपको, फिर पेमेंट की बात करोगे, डिलीवरी की बात करोगे। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो तीसरे सेकंड पैराग्राफ डिटेलिंग का पैराग्राफ होता है जिसमें आप मुद्दे की बात करते हो, चीज़ क्या है, काम क्या है, उसके बारे में डिटेल देते हो।
इससे रिलेटेड पैराग्राफ एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंटेंट कितना है। आपको उदाहरण के तौर पे प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर बताता हूँ। एक पैराग्राफ में तुम बात करते हो टेबल पर क्या क्या प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करने हैं, एक पैराग्राफ, यस और नो। दूसरे पैराग्राफ में आप बात करते हो पेमेंट की, पेमेंट की बात करते हो, एडवांस पेमेंट की बात करते हो, बिलिंग की बात करते हो कि बिल भेज देना डिस्काउंट लगा के, डिस्काउंट की बात करते हो। एक पैराग्राफ में आप बात करते हो डिलीवरी की और गुड्स की क्वालिटी की। करते हो कि नहीं करते बताओ? नहीं करते ना? एक ही पैराग्राफ में सबकी बात कर लोगे? बात तो अलग अलग चीज़ों की कर रहे हो, तो अलग अलग पैराग्राफ में कर सकते हैं ना हम? नहीं कर सकते तो बताओ, यस और नो। तो आप मेन पार्ट जो है लेटर का उसमें डिटेलिंग जब करते हो तो आप नंबर ऑफ पैराग्राफ आपके एक्सीड हो सकते हैं। एक तो हो। तीसरा, व्हाट डू यू वांट, मतलब इसको सीधी सी भाषा में कहूं तो कंक्लूजन। और कंक्लूजन आपने बहुत जगह लिखा है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। लेटर टू एडिटर में लिखा कि आई रिक्वेस्ट यू to publish this news in your esteemed newspaper so that the concerned authorities could take action. Complaint letter में लिखा I hope and look forward to get a positive response from your side and to repair it or replace it as soon as possible. Either repair it as it was in earlier condition or replace it. Correct? तुम बात कर रहे हो प्लेसिंग ऑर्डर की, तो we look forward for a timely delivery from your side and all. यस और नो? यही बातें करते हो कि नहीं करते? अरे हाँ या ना? हाँ। तो कोई भी लेटर जिसकी आप बात करते हो, इस लेटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसकी मेन बॉडी, राइट? और मेन बॉडी में आप इन सारी चीज़ों की बात डिटेल में करते हो। आपको ये समझना है। देखो, आज तक मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग किस तरह लेटर लिखते थे, लेकिन मुझे लगता है ये समझाना चाहिए था, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में। कहाँ देखा बेटा एडवर्टीजमेंट? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टीजमेंट देखा। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टीजमेंट देखा कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को अकाउंट्स मैनेजर चाहिए। 2-3 दिन पहले का अखबार था, तो आप उसके रेफरेंस से लिखोगे, यस और नो? ठीक है, तो चलो लिखते हैं। लिखते जाइए साथ साथ बेटा। With the reference to your advertisement in टाइम्स ऑफ इंडिया
dated 16th August 2022 for the post of accounts manager. अच्छा, थोड़ी बढ़ाई भी कर दो कि आपके रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में, इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो? आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम पोजीशन. ये थोड़ा आसान हो गया, अभी लाइनिंग है तो थोड़ा सा लिखना आसान हो गया. पैराग्राफ चेंज करो, दूसरी शीट पे बात करेंगे, ठीक है? हाँ बेटा. तो आई एम हार्ड वर्किंग, cooperative, open to learning, I have excellent communication. प्लीज बातें नहीं. I have excellent communication skills. ओके तो यहाँ पे हमने बात की, हमने अपनी क्वालिटीज़ बताए. आई एम हार्ड वर्किंग, कोऑपरेटिव एंड ओपन टू लर्निंग. मैंने ये भी बताया आई हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स. फिर इसके बाद मैंने टोटल एक्सपीरियंस बताया कि मुझे किस चीज़ का एक्सपीरियंस है. आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन. इसके अलावा हमने बात की कि भैया बाकी की इन्फॉर्मेशन जो कहाँ पर है, मेरे रेज्यूमे में कहाँ पर है, राइट. तो हमने कहा कि आई एम एनक्लोजिंग माई रेज्यूमे विद दिस लेटर फॉर माई डिटेल इन्फॉर्मेशन, कि मैं इस लेटर के साथ अपना क्या इनक्लोज कर रहा हूँ, रेज्यूमे इनक्लोज कर रहा हूँ. ठीक है बेटा. अच्छा, अब बात करेंगे हम क्या चाहते हैं. क्या चाहते हैं भैया?
जॉब डायरेक्ट ही, वाह। एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरव्यू, हम क्या चाहते हैं अगले से? एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरव्यू चाहते हैं भाई, समझ रहे हो बात को? व्हाट एग्जैक्टली डू वी वांट? डायरेक्ट नौकरी बिना इंटरव्यू दिए। अरे पहले आपका रिज्यूम सेलेक्ट होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसीजर, राइट? तो इंटरव्यू की बात करते हैं। ठीक है, और थर्ड पैराग्राफ में हमने बात कर ली कि भैया हमें चाहिए इंटरव्यू का मौका। फिर एक पैराग्राफ में ये लाइन लिख सकते हैं जिसे आप इनडायरेक्टली थैंक यू कह सकते हो। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। डन। आप देखिए, वैसे हमें थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो थैंक यू लिखना तो लिख सकते हो, बट अगर आप नहीं भी लिखते हो तो नंबर नहीं कटेंगे, पहली बात। बट इन जनरल जिंदगी में जब भी आपको कभी लेटर लिखना पड़े, एग्जाम एग्जाम में डिफरेंट केस है, एग्जाम में थैंकिंग यू लिखने का कोई नंबर नहीं मिलता है, फॉर्मेट की बात करो। लेकिन ज़िंदगी में कभी भी आपको लेटर लिखना पड़े, चाहे वो प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर हो, राइट, चाहे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ज़िंदगी में कभी तुम लेटर लिखो वो लेटर हो, राइट, आपके लिए कर्टसी का पार्ट होना ही चाहिए। बात समझ रहे हो? एग्जाम में लिखो चाहे नहीं लिखो, ये तुम्हारी मर्जी है। समझ रहे हो बात को? लेकिन जिंदगी में तो आपको लिखना ही है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब यहां देखो, यहां बच्चा क्या गलती करता है। अब आया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपका, राइट। यहां बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा पहले देख लेना, हमने पूछा ही नहीं। देखो, दोनों बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं। वो तो सही है उधर जो लिखा, लेकिन पहले आप यहां देखो, यहां गड़बड़ क्या है। अरे जब आपको इस वाले लेटर का हर अक्षर स्मॉल ही लिखना है,
तो फिर ये दो अलग अलग फॉन्ट काहे सेलेक्ट किए तुम? करते हैं बहुत सारे बच्चे, हम कॉपीज चेक करते हैं तो देखते हैं ना ऐसा। आप सिमिलर फॉन्ट रखो फिर, ठीक है। याद रखना, जब आप योर्स फेथफुली या कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में कुछ भी लिखोगे तो योर्स का वाई कैपिटल होगा, योर्स का वाई कैपिटल होगा, फेथफुली का एफ स्मॉल होगा। इसका मतलब अगर आपको सिंसियरली लिखना है तो सिंसियरली का एस स्मॉल होगा, ट्रूली लिखना है तो ट्रूली का टी स्मॉल होगा, आपको ऑबिडेंटली लिखना है तो ऑबिडेंटली का ओ स्मॉल होगा। बात समझ में आई? ठीक है। योर्स फेथफुली के बाद आप अपना नाम लिख लो जस्ट नीचे। मैं आज जिनका दिन है उनका नाम लिख लेता हूं। अच्छा, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब पहले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन, पहले अटेम्प्ट में सीए इंटर और पहले अटेम्प्ट में सीए फाइनल पास करें। ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसी मेरी प्रार्थना भी है भगवान से। जिनको थोड़ी सी बुद्धि की कमी है, भगवान ने बुद्धि भी दे, नहीं सद्बुद्धि दे, राइट। और आप अपने टारगेट आसानी से मेहनत के साथ अचीव कर पाओ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना भी है, ठीक है। और बाकी के जयकारे बांके बिहारी के आप शाम को मंदिर जाइएगा और ज़रूर लगाइएगा। अभी मेरे को पढ़ाने दीजिए। चले, नाम लिख लिया बेटा आपने? फिर आप आइए एनक्लोजर पर। आप अगले को बताओगे ना कि भैया एनक्लोजर, अरे आपने कभी फॉर्म भरा है तो नीचे लिखते हो कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच क्या क्या है, यस और नो। उसी तरह एक लाइन खाली छोड़कर या तो आप पूरा लिख लो एनक्लोज्ड, या तो आप पूरा लिख लो एनक्लोज, या फिर ENCL लिखो और रिज्यूमे लिख दो। समझ में आएगा बेटा? अरे कोई डाउट? अब मान लो आपको कहे कि आपको कवर लेटर लिखना जिस सिचुएशन में आज आप हो, जिस सिचुएशन में आज आप हो उस सिचुएशन में आपको जॉब के लिए क्या लिखना है? एप्लीकेशन लेटर लिखना है, कवर लेटर लिखना है। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। आप एक तो वो एक्सपीरियंस वाली लाइन हटा दोगे, बाकी सब ऐसा क्या ऐसा ही, जो कंपनी का नाम होगा, जो तुम्हारा एक्चुअल एड्रेस होगा वही बात। तो मैटर में क्या क्या हटाओगे? मेन बॉडी में वो एक्सपीरियंस वाली लाइन। आप अपनी क्वालिटीज़ में कुछ और बताना चाहते हो कि सर मैं तो कोऑपरेटिव नहीं हूँ, हटा दो, कुछ और बता दो, राइट। ओपन टू लर्निंग नहीं हूँ, सीखने के लिए कभी तैयार ही नहीं रहता है, ये बच्चे सिखाएंगे आजकल के मेरे को, इस सोच वाला हूँ मैं तो वो मत लिखना। फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ओपन टू लर्निंग नहीं है तो मत लिखना, कोई दूसरा लिख देना। अगेंस्ट में कोई बातें नहीं लिखनी, ठीक है। कभी तुम लिख दो आई एम एरोगेंट, है क्या लिख रहा है? वाह।
अरे नहीं रे, चलो इसके लिए एक हिंदी के बहुत बड़े अध्यापक हैं जिनका दृष्टि आईएएस नाम से पढ़ाते हैं, हिंदी के बहुत अच्छे अध्यापक हैं, आप उनको सुनिएगा, मैंने भी वहीं से कॉपी किया है। अरे ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं रिज्यूमे की, ठीक है, चलिए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं रिज्यूमे, जो हम इस क्लास में पूरा नहीं कर पाएंगे, टॉपिक आधा ही रह जाएगा, तो आधा टॉपिक हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आधा ही कर पाएंगे क्योंकि अभी 20 मिनट बाकी है, 22 मिनट बाकी है, तो जितना हो जाए हम उतना तो समझे, ठीक है, ठीक है ना भाई। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे सेंटर में, क्या फ्रेश पेज से शुरू करो। हाँ तुम्हारी इच्छा है। हाँ सर बोलो। लिख लिया बेटा? अरे लिख लिया क्या? ठीक है, अब इसके बाद नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। सबसे पहले नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। डिजाइनिंग का पार्ट आपके मॉड्यूल में 3-4 फॉर्मेट दे रखे हैं, आप जैसा डिजाइन चाहो वैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट पे आओ, एक लाइन खाली छोड़कर। रिज्यूम के बाद क्या हो, रिज्यूम के बाद लेफ्ट अलाइनमेंट पे आओ, एक लाइन खाली छोड़कर। मैंने जिनका नाम योर्स फेथफुली के बाद लिखा वो मैं लिख देता हूं, आप अपना अपना नाम लिख। लेफ्ट अलाइनमेंट पे एक लाइन खाली छोड़ के आप अपना नाम लिख दो। लिख दिया? अच्छा, अब इसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल में एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है और ईमेल एड्रेस है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, वही लिखो ना, तभी तो कह रहा हूँ। अरे तो मैंने तो वही लिखा ना जो मैंने लिखा वहाँ, आपने अपना लिखा होगा। हाँ, हाँ तो वही लिखो फिर जो नाम है। ऐसा मत करना, आपको क्वेश्चन में दे, मान लो आपका नाम है राम शर्मा, ठीक है, तो आपने कवर लेटर में तो राम शर्मा लिख दिया, रिज्यूमे में अपना नाम लिख दिया, ऐसी गड़बड़ मत करना फिर, नाम सिमिलर ही हो। अब याद करो, कवर कवर लेटर जब हम फिनिश करे थे तो मैंने कहा था मैं कृष्णा लिख रहा हूँ, आप अपना अपना नाम लिखिएगा, तो जाहिर सी बात है आप अपना नाम ही लिखोगे यहाँ, वहाँ अगर कृष्णा लिखा था यहाँ पे भी कृष्णा लिखो, ठीक है। अच्छा, एड्रेस था 26 नंदपुरी सोडाला जयपुर, यही था? ठीक है। हम्म,
तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज होता है कि बच्चे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें, तो आप मोबाइल नंबर के लास्ट के 4-5 डिजिट खा जाना, उसी तरह ईमेल के भी लास्ट के 4-5 डिजिट खा जाना। वहां ईमेल आईडी मत लिख देना cool.honeysingh@gmail.com। माना आपका फेवरेट होगा, लेकिन वहां मत लिख के आना। डन। हाँ भाई, करे शुरू। तो हमने एक हेडिंग, हमने 12-13 पॉइंट डिस्कस किए थे, उसमें एक चीज लिख चुके हैं, क्या? नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। हर हेडिंग के बाद एक लाइन खाली छोड़ेंगे, ठीक है? तो अब अगली हेडिंग हम ले रहे हैं करियर ऑब्जेक्टिव। क्या ले रहे हैं? तो जैसा कि हमने कहा था कि करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन योर करियर, राइट? यही बताता है। लिखो, टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके घर में जो भी आपके एल्डर ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी जिनके रिज्यूमे बने हुए हैं, जब हम ये रिज्यूम फॉर्मेट सीख लें उसके बाद चेक करिएगा उस रिज्यूम फॉर्मेट में क्या मिसिंग है, राइट? ये भी चेक कीजिएगा उस रिज्यूम फॉर्मेट में और क्या अच्छा है। वैसे जो 12-13 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उनके अलावा आपको कोई मिलेगा नहीं, राइट? सारा खेल फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन का है, ठीक है बेटा? तो टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल ऑफर टू मी ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज, that will offer to me tremendous opportunities for growth in career and provide a challenging environment
हाँ भाई, लिख लिया यहाँ तक। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हमने कहा था एक हेडिंग और डाल दो, क्या? करियर समरी, ताकि समराइज्ड वे में अगले को पता लग जाए कि आपने ये कर रखा है, राइट? अब जितने भी ऐसे पॉइंट होंगे जिनमें हमें पॉइंट्स में लिखना है, हम कोशिश करेंगे एक एक दो दो पॉइंट लिखें, ताकि हमारा रिज्यूमे और शॉर्ट हो जाए, राइट? तो 2 पॉइंट लिख दो करियर समरी में, 10 साल का एक्सपीरियंस, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? 2 पॉइंट बहुत है, ठीक है? तो लिखो, बुलेट बना। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे रिज्यूमे में आपका अलाइनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? तो जैसे मान लो और भी पॉइंट लिखेंगे तो उनमें जो बुलेट बनाएंगे वो हम उसी सीक्वेंस में बनाएंगे, ठीक है? तो 10 years experience in accounting and taxation field. बस बहुत है, करियर समरी 2 पॉइंट बहुत है। वैसे तो करियर समरी में और बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, किस किस चीज़ का नॉलेज है, राइट? और भी बहुत सारी बात कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियों में काम किया आपने, कितने साल। अब इसके बाद आया आपका एक्सपीरियंस। क्या बेटा? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में हम 4 चीज़ें कवर करते हैं, कौन कौन सी? एक्सपीरियंस में हम 4 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा, हाँ भाई दूसरा, भूल गए सब, बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस में हम 4 चीज़ें कवर करेंगे, बोलो। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अलावा पोस्ट, इसके अलावा किस ईयर से किस ईयर काम किया, इसके अलावा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी, राइट? हम यहां पर 4 चीजें कवर करने वाले हैं। अब पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि आपको 2 कंपनियों का एक्सपीरियंस बताना है, ऐसा क्वेश्चन होगा मॉड्यूल में, राइट? कि आपको 2 कंपनियों का एक्सपीरियंस बताना है, तो फिर आप 2 का बताओगे। आपको नहीं दे, आपको कहे कि इतने साल का एक्सपीरियंस है बस, तो आप 1 का ही बता देना, ज़्यादा 2 का क्यों इतना लेंदी रेज्यूमे बनाना है फिर, क्योंकि नंबर तो उतने ही मिलेंगे ना, ठीक है? तो 10 साल का एक्सपीरियंस एक ही ऑर्गेनाइजेशन का बता देते हैं, ठीक है? अच्छा, तो जैसे मान लो यही अलाइनमेंट रख लेते हैं हम लोग, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मुंबई, 10 साल का एक्सपीरियंस, मतलब कब से काम कर रहे होंगे भाई साहब? 2013 से। दो हजार तेरह से अभी भी काम कर रहे हैं। किस पोस्ट पे हैं? वहां पे हैं अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट पे, वहां पे भी।
ओके, वहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर भी पॉइंट लिखने पड़ेंगे हमें, तो इसका एक अलग अलाइनमेंट ले लो। 2 ही पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। मैनेजिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड बजट्स, डन। ये आपने लिख दिया एक्सपीरियंस भी। तो आपने कितनी हेडिंग लिख ली? आपने नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल कवर कर लिया, आपने करियर ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया, करियर समरी कवर कर लिया, एक्सपीरियंस कवर कर लिया। चलो, यहां तक आ गया आपका एक्सपीरियंस। कितनी हेडिंग हो गई बेटा? नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आपके पास कोई नॉर्मल रिज्यूमे भी लिखना होगा तो ये इन्फॉर्मेशन होगी, यस और नो। इसके अलावा आपका करियर ऑब्जेक्टिव हर तरह के रिज्यूमे में होगा। करियर समरी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हटा देना। एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आप प्रेजेंट सिचुएशन में जो रिज्यूमे प्रिपेयर करोगे उसमें एक्सपीरियंस और करियर समरी नहीं होगा, फिर भी आपकी इच्छा एक्सपीरियंस हेडिंग डालोगे ही, तो एक्सपीरियंस हेडिंग डाला नहीं, यहां लिख देना फ्रेशर। बहुत ज्यादा इच्छा है, बात समझना, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। लाइफ में भी कभी रिज्यूम लिखना हो और आपको ऐसा लिखना ही है कि नहीं सर मैं तो एक्सपीरियंस हेडिंग डालूंगा ही, तो भैया एक्सपीरियंस हेडिंग लिखना और उसमें लिख देना फ्रेशर। बात समझ में आई?
नहीं तो इस हेडिंग को मत लिखना। एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका कोई काम भी नहीं है। अब इसके बाद जो 8-9 पॉइंट बचे, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, इन सारे पे बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया आप सबको? कोई डाउट? ठीक है, तो इससे आगे की बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से जन्माष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। इस शुभकामना के साथ आप सब पहले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल पास करें, और अगले अटेम्प्ट में सीए इंटर में मित्तल कॉमर्स क्लासेस में फिर से मिलें। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।